अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। मानव वर्मा की 3 बेटियां। बड़ी बेटी पूजा मल्होत्रा, पति का नाम अजय मल्होत्रा। दूसरी बेटी नेहा खुराना, पति का नाम अनिल खुराना। छोटी बेटी मेघा मेहरा, पति का नाम रोहित मेहरा। रोहित मेहरा की बहन वेदिका मित्तल, पति का नाम शहीद मित्तल। लाभ मित्तल वेदिका और साहिल का बेटा। मिष्टी मित्तल लाभ मित्तल की पत्नी और अशोक वर्मा की बड़ी बेटी। अथक मल्होत्रा अजय मल्होत्रा का बेटा। राम मल्होत्रा अजय मल्होत्रा की बेटी। वंश खुराना अनिल खुराना का बड़ा बेटा। यश खुराना अनिल खुराना का छोटा बेटा। अर्थ मेहरा रोहित मेहरा का बेटा। अंशी मेहरा रोहित मेहरा की बेटी। मानव की बड़ी बेटी पूजा और मानव के ऑफिस में एक एम्प्लॉय अजय मल्होत्रा से शादी की थी। अजय मल्होत्रा ने अपनी एक नई कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्री खड़ी की थी। मानव जी ने भी अपने वर्मा एम्पायर का 20% की पार्टनरशिप दी हुई थी। अथक ने अपने पापा के साथ अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अनिल खुराना न्यूयॉर्क का बड़े बिजनेसमैन थे। रोहित मेहरा न्यूयॉर्क के रॉकस्टार थे जो बहुत मशहूर थे। शाहिद मित्तल का भी न्यूयॉर्क में बड़ा बिजनेस था। लाभ भी अपने डैड के साथ काम करता था। मानव जी ने एक बाद के कॉन्ट्रैक्ट मल्होत्रा इंडस्ट्री को जा रहे थे। एक सुबह चंचल सब घर वालों के लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन रिया से सारा नाश्ता गिर जाता है। चंचल, मुझे कभी कभी टाइम मिलता है कि फैमिली के लिए कुछ कर पाती हूँ और तुम सब बर्बाद कर दिया गुस्से में। रिया, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें, मैं अभी और नाश्ता बना देती हूँ, आंखों में नमी के साथ। चंचल, हाँ, अब यही तो देखना बाकी रह गया है कि तुम जैसी गंवार लड़की के साथ हाथ का नाश्ता हम खाएंगे। अशोक, क्या ये सुबह सुबह लगा रखा है? सुभाषी, इस जाहिल गंवार ने मॉम का बनाया सारा नाश्ता गिरा दिया डैड। अशोक, बात करने के तरीके से तो तुम जाहिल नजर आ रही हो सुभाषी। ये तरीका होता है किसी के बारे में बात करने का? माफी मांगो तुम रिया से। सुभाषी, ना मुझे नाश्ता करना है ना किसी से माफी मांगनी है, ये कहकर सुभाषी अपने कमरे में चली जाती है। चंचल रिया को बहुत डांटती है और किचन से दूर रहने को कहती है। अशोक को बहुत समझाने पर भी चंचल मानती नहीं है। दादू ये सब देख रहे थे। दादू, रिया तुम मेरे साथ मेरा काम किया करो। अब अक्सर दादू लैपटॉप पर काम करते रहते थे और रिया उसके साथ बैठी नजर आती थी। एक बार आकाश देर रात शराब पीकर लड़खड़ाता हुआ घर आता है और अपने रूम में जा रहा होता है तो गिरने लगता है। तभी रिया उसे संभाल लेती है और आकाश को बहुत मुश्किल से उसके रूम में लेकर बेड पर लेटाती है। आकाश पूरे नशे में था, उसे कोई होश नहीं था। रिया कबोर्ड में से ब्लैंकेट निकालकर आकाश के ऊपर डाल देती है। रिया मन में, क्या हाल बना लिया है आपने अपना? आकाश के रूम से नीचे आ ही रही होती है कि अशोक देख लेते हैं। रिया अशोक को देखकर, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अशोक, जो सब बुलाते हैं मुस्कुराकर। रिया, पापा जी, मैं जानती हूँ आकाश जी के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं कह तो रही थी आकाश जी से तलाक दे दूंगी, फिर वो अपने आप को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? तभी वहाँ चंचल आ जाती है और कहती है, तुम्हें आकाश की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए। रिया, नहीं मम्मी जी, मैं तो। चंचल चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मम्मी जी बोलने की? मुझे मिसेस वर्मा या आंटी बोला करो। रिया हाथ जोड़कर, कृपया मुझे क्षमा करे। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अशोक, चंचल शांत हो जाओ और रिया को इशारा करते हुए, तुम जाओ, मैं आकाश से बात कर लूंगा। अशोक चंचल की तरफ देखते हुए, चंचल तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है, कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब हॉल में बैठे थे, तभी वहाँ अथक आता है। अथक, हेलो नानू। हेलो मामा जी। हाय आकाश, हाय प्रकाश। सब हाय हेलो बोलते हैं। अशोक, आज कैसे घर का रास्ता भूल गए? तभी वहाँ रिया येलो कलर की साड़ी और लंबे बालों में आती है और दादू को बोलती है, दादू मैं मंदिर जा रही हूँ, ये कहकर निकल जाती है। अथक रिया को देखता रह जाता है और पूछ ही लेता है, हु इज सी? दादू, मेरे दोस्त की बेटी है, आई हुई है कुछ दिनों के लिए। अशोक, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज यहाँ रास्ता कैसे भूल गए? अथक, मामू आप तो जानते ही हैं, लास्ट 10 प्रोजेक्ट्स में पूरे 10 के 10 कॉन्ट्रैक्ट
मल्होत्रा इंडस्ट्री को मिले हैं। इससे मैं 8 वर्मा एम्पायर के कॉन्ट्रैक्ट थे और कल का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही मैं वर्मा एम्पायर का टेक ओवर कर लूंगा। इसीलिए कल शाम मल्होत्रा निवास में पार्टी है, आप सबको आना होगा। दादू, अब तुम्हें कल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तभी तो तुम वर्मा एम्पायर को टेक ओवर करोगे। अथक, नानू आप तो पूरा मान गए। मेरी मेहनत तो देखो, मेरे प्रोजेक्ट आपसे अच्छे होते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता है, आपको नहीं। अब जब 20% पार्टनरशिप है ही तो मैं क्यों ना वर्मा एम्पायर को टेक ओवर कर लूं। आपके बाद ये बिजनेस मुझे ही संभालना है। आपके घर में तो कोई बिजनेस का इंटरेस्ट ही है ही नहीं। दादू, मैं तुम्हारी माँ का बाप हूँ और तुम अच्छे बच्चे, तो कल देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलता है या मुझे। कल मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी तो बुलाई है। अर्थात हाँ, पता है मुझे। लगता है कल वर्मा एम्पायर आप मुझे सौंपने वाले हैं। दादू, कल की कल ही देखेंगे। अथक, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ, बाय। अशोक, अथक और दादू की बातें सुनकर, डैड आप क्यों बिजनेस को लेकर परेशान होते रहते हैं। दादू, छोड़ अशोक, तुझे क्या इस सब से। गहरी सांस लेते हुए, कल मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई है तो तुम चारों को भी आना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। चंचल को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए वो कह देना आधे घंटे का समय निकाल ले। अशोक, ओके डैड, मैं आकाश, प्रकाश और चंचल से कह दूंगा, बस आप परेशान मत हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब हॉल में रेडी थे। दादू, तुम लोग पहुंचो, मैं अभी आ रहा हूँ। अशोक, ओके डैड। ये कहकर सब अपनी अपनी गाड़ी से ऑफिस निकल जाते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब मानव वर्मा का इंतजार कर रहे होते हैं। अतक, हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज का कॉन्ट्रैक्ट भी मल्होत्रा इंडस्ट्री को ही मिलने वाला है। मानव आते हुए मिलने वाले और मिलने में फर्क होता है। अथक, मानव के आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। मानव आते हुए मिलने वाले और मिलने में बहुत फर्क होता है। अथक, मानव के आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। मानव के साथ रिया भी पिंक कलर की साड़ी में चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास से मुस्कान लिए आती है। मानव अपनी चेयर पर आकर बैठते हैं और सभी को बैठने कहते हैं। मानव आंखों से इशारा करके रिया को अपने बराबर वाली चेयर पर बैठने को कहते हैं। रिया दादू के साइड में आकर बैठ जाती है। चंचल अशोक के कान में, पापा जी इस गंवार को यहाँ क्यों लाए हैं। अशोक चंचल की आंखों से चुप रहने का इशारा करते हैं। मानव वर्मा, तुम हमारे लोगों को आज हमें मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएं। रिया चेयर पर से खड़ी होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज वर्मा एम्पायर से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी डिटेल्स आप लोगों को देती हूँ। और रिया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ सबको बताती है। अतक, नहीं, ये प्रोजेक्ट वर्मा एम्पायर ने नहीं सबमिट कराया है। रिया, आपको कैसे पता मिस्टर मल्होत्रा। अथक, सकपका जाता है वह मुझे। रिया, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा, आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है। इतनी देर में ही न्यूज आती है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्मा एम्पायर को मिल चुका है। सभी मानव वर्मा के कांग्रेस करते हैं और अजय मल्होत्रा भी मानव वर्मा को कांग्रेस करते हैं। अथक जल बुन जाता है। रिया, और एक बात, मैं आज अभी और इसी टाइम से मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ वर्मा एम्पायर की 20% की पार्टनरशिप कैंसिल करती हूँ। अथक एकदम से अपने चेयर से खड़ा होता है। तुम होती कौन है ये पार्टनरशिप कैंसिल करने वाली। मानव भी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, इसका जवाब मैं देता हूँ। और रिया को अपनी चेयर पर बिठाकर कहते हैं, यह है वर्मा एम्पायर की न्यू वाइस प्रेसिडेंट रिया। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आकाश, प्रकाश, अशोक और चंचल सब एक दूसरे के चेहरे हैरानी से देखते हैं। रिया बहुत ही स्टाइल से मानव वर्मा की चेयर पर बैठती है। रिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आई एम सॉरी, मुझे पहले खुद की इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। आई एम रिया, ओनली रिया, वर्मा एम्पायर की न्यू वाइस प्रेसिडेंट। आप सबका अभिनंदन करती हूँ। एक डायरेक्टर, मानव सर आप कैसे कर सकते हैं। मानव सर आप ये कैसे कर सकते हैं, ना हम इसे जानते हैं ना ये हमें जानती है, और आप पूरी कंपनी की जिम्मेदारी इस लड़की पर कैसे सौंप सकते हैं। इसकी उम्र इतनी कम है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे काम का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मानव वर्मा कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी रिया उन्हें आंख से चुप रहने का इशारा करती है और खुद बोलती है,
रिया, मिस्टर सिन्हा क्या जानना चाहते हैं आपको? मेरी एजुकेशन, मेरे पास्ट ईयर्स या मेरी नॉलेज? सारी में यह बताने के में इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं आपको वर्मा एम्प्योर की सारी डिटेल दे सकती हूँ। कब कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कब इन कंपनी को अवार्ड मिला है और कौन से प्रोजेक्ट के लिए वर्मा एम्प्योर नंबर 1 है। एक डायरेक्टर, यह तो कोई भी बता सकता है। मानव सर अपनी कंपनी के हर मेंबर के बारे में सब जानते हैं। क्या तुम जानती हो रिया एक भी पल गंवाए बिना बोलती है। रिया, मुझे तो लगता था कि मुझे अब कंपनी के बारे में ही बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रमेश जी अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपके बारे में आपको बता देती हूँ कि आप ईयर्स के हैं और 7 साल पहले मानव सर की कंपनी की प्लानिंग के बकवास करार दिया था। अगर 4 साल पहले आप इस कंपनी के साथ जुड़ गए, आपकी 3 शादियां हो चुकी है और तीसरी शादी के तलाक के लिए भी वकील का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। सब हैरानी से रमेश जी की तरफ देखते हैं। रमेश झेप जाते हैं। रिया, आपके 2 बच्चे हैं, आप चौथी शादी करना चाहते हैं, वो भी अपनी सेक्रेटरी से जो सिर्फ 20 साल की है। आप रेगुलर सिटी हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर जैन से मिलने। आगे की जानकारी जरा प्राइवेट है। हल्के हंसते हुए कहे तो वो भी बता दूं? रमेश ने चिढ़ते हुए कहा, ए लड़की। रिया, प्लीज कीप क्वाइट। मैं यहाँ पर बैठे हुए हर मेंबर के पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पोजीशन बनाए रखने के लिए सब पर नजर रखनी पड़ती ही है। आई एम नंबर 1, आई लव नंबर 1 एंड जस्ट हेट नंबर 2। अथक गुस्से में, तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर रही हो। तुम्हें पता नहीं होगा, मगर मैं बता दूं कि तुम्हें आधे से ज्यादा स्पॉन्सर इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री वर्मा एम्प्योर को डूबने नहीं देगा। रिया, डोंट वरी। रिया ने पीछे खड़ी अपनी सेक्रेटरी टिया को इशारा किया और उसने प्रोजेक्ट पे में पेन ड्राइव लगाई और उस पर अलग अलग तस्वीरें आने लगी। रिया, यस ऑफ कंपनीज, इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यह लोग हमारी हर कंडीशन के साथ हमें स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है। अब आप खुद सोचिए, जब मार्केट में यह न्यूज फैलेगी कि NRI कंपनी हमारी कंपनी का इन्वेस्ट कर रही है, तो लोकल कंपनी खुद यहाँ आएगी और वो भी हमारी कंडीशन पर। ना यू गेट आउट मिस्टर मल्होत्रा। और किसी को भी इनके साथ जाना है तो वो जा सकता है। अथक टेबल पर हाथ मारकर झटके से उठता है और कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे अजय मल्होत्रा भी चले जाते हैं। सब देखते रह जाते हैं। आकाश प्रकाश चंचल और अशोक की आंखों भी झपकनाना भी भूल गई थी। आकाश प्रकाश चंचल और अशोक की आंखें तो झपकाना भी भूल गई थी रिया की हाई कॉन्फिडेंस को देखकर। रिया दादू की तरफ देखकर, मिस्टर मानव डेज में कंप्लीट करना है। वहाँ बैठा एक एम्प्लॉय बोला, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। रिया उसकी तरफ देखकर कहती है, यू आर फायर्ड आउट। रिया सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए, मेरे शेड्यूल्स एंड रेगुलेशन समझा दो सबको, नहीं तो शाम तक आधा ऑफिस खाली हो जाएगा। टिया, यस आरजे। क्यों एवरीवन, यू मे लीव। मुझे मिस्टर मानव से बात करनी है। सब लोग उठकर चले जाते हैं। फिर वो एम्प्लॉय आता है जिसे रिया ने निकाला है। वो मानव के पास आकर कहता है, सर मुझे प्लीज मत निकालिए, मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। मानव वर्मा, मनोज मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, अभी प्लीज जाओ। कॉन्फ्रेंस हॉल में सिर्फ अशोक, चंचल, आकाश प्रकाश, टिया, रिया की सेक्रेटरी और महेश, मानव वर्मा की सेक्रेटरी रह जाते हैं। मानव महेश को जाने को बोलते हैं। महेश चला जाता है। रिया, मानव सर मैं इंडिया में अपनी एक छोटी कंपनी खोल रही हूँ जिसमें आपको एम्प्लॉय को लगाऊंगी और आपकी कंपनी में अपनी टीम के साथ काम करूंगी, क्योंकि मुझे अपने चारों तरफ विश्वास करने लायक एम्प्लॉय चाहिए। मानव वर्मा, ओके माय डियर प्रिंसेस, उसकी पीठ पर शाबाशी देते हुए। रिया चिढ़ते हुए, बी प्रोफेशनल सर। रिया टिया को इशारा करती है। टिया जाकर मेन डोर खोलती है और वहाँ पर कुछ लोग अंदर आते हैं। रिया उनको मानव वर्मा से मिलवाती है। रिया, सर ये मेरी टीम है, यह सीध, ये रोमी, ये पूर्वी, ये तनवीर, ये अखिल, ये कृति और ये है। एक लड़का खुद हाथ बढ़ाता है और कहता है, आई एम टीजे।
द स्पेशल वन। मानव जी सबसे हाथ मिलाते हैं। मानव नाम में थोड़ा कंफ्यूज है, सब सेम से लगते हैं, जैसे रिया टिया और टीजे। टिया का नाम टिया है और मेरा नाम रिया है, इसमें कंफ्यूजन कैसा है? और सारी दुनिया मुझे आरजे बुलाती है, बस आप ही है जो मुझे रिया बुलाते हैं। और टीजे का नाम टीजे क्यों है, यह तो आप इसी से पूछ लीजिए। टीजे, मेरे पापा हिंदू थे और मेरे मम्मी मुस्लिम, इसीलिए मैंने नाम त्रिशूलधारी जहांगीर है। पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी टीजे चिढ़ते हुए कहता है, इसलिए मैं अपना नाम किसी से को नहीं बतलाता। हंसते हुए बोलती है, बस हो गया मस्ती मजाक। मानव सर, मैं केबिन में इन लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, आप भी आ जाओ, कहकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी सारी टीम चली जाती है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में मानव और उनकी फैमिली रह जाती है। चंचल हैरानी से, ये गांव की गंवार इतनी हाईटेक कैसे हो गई? अशोक गुस्से में, चंचल तुम्हें अभी भी वो गांव का गंवार नजर आ रही है? दादू, मैं यही तो तुम लोगों से बताना चाहता था, लेकिन तुम लोग सुनने को कहाँ तैयार थे। प्रकाश कुछ बोलना उससे पहले ही अजय मल्होत्रा कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते हैं। अजय, पापा जी, ये लड़की कौन है जिसे आप बर्मा एम्पायर की वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, और सालों की चली आई पार्टनरशिप इस लड़की के कहने पर क्यों कैंसिल कर रहे हैं? दादू गुस्से में, यह तुम अपने बेटे अथक से पूछो, वह मेरी कंपनी टेक ओवर करना चाहता था और अब मैं उसकी कंपनी अपने हाथ में ले रहा हूँ, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। अजय, पापा जी, मेरी कंपनी ये मुकाम हासिल किया है सिर्फ मेरी मेहनत है। दादू, ओह सीरियसली, मेरा तुम्हारे सर पर हाथ ना होता तो कर सकते तो तुम ये सब तो मैंने पूजा बेटी के लिए किया था, नहीं तो मैं अपने सामने किसी कंपनी को खड़ा नहीं होने देता। अशोक बीच में आते हुए बोलता है, पापा प्लीज चुप हो जाइए, क्या बोले जा रहे हैं आप? दादू, अशोक चुप हो जाओ, गुस्से में। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, अजय, मुझे तुम्हारी नियत पर शक नहीं है, लेकिन अथक को यह नहीं करना चाहिए था। एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो मेरी कंपनी को मिलने थे वह खुद ले रहा था और उसके भी मैं खुश था, आखिर वह भी तो मेरा नाती ही है। लेकिन उसने यह सब चीटिंग करके किया। अजय, क्या चीटिंग की है उसने? दादू, वहाँ पर सभी को अपने मोबाइल में 2 वीडियो दिखाते हैं। पहली वीडियो महेश सेक्रेटरी दादू के लैपटॉप को छेड़छाड़ कर रहा था और दूसरी वीडियो महेश अथक का पेन ड्राइव दे रहा था। आप कुछ समझ रहा है अजय तुम्हें? मेरे द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन अथक उनका तोड़ निकाल लिया करता था, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट मल्होत्रा इंडस्ट्री को मिल रहे थे। यह इंफॉर्मेशन भी रिया ने भी निकाली थी। रिया तो अथक को जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से रुक गई। आखिर अथक मेरी पूजा का बेटा है। अब तुम अथक को संभाल लो। अजय, आई एम सॉरी पापा जी, मैं अथक से बात करता हूँ। दादू, एक बात और सुन लो अजय, मैंने यह पार्टनरशिप इसलिए कैंसिल की है कि अब तुम्हें बर्मा एम्पायर की जरूरत नहीं है और तुम्हारी खुद की कंपनी है। तुम और अथक बहुत काबिल हो, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो। रिया मुझे बुला रही थी, इसीलिए मुझे देर हो रही है। कहीं ऐसा ना हो रिया मुझे ही मेरे ऑफिस से बाहर निकाल दे, कहकर दादू भी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चले जाते हैं। प्रकाश आकाश से हैरानी से, यहाँ अभी क्या हुआ, कुछ समझ आ रहा है भैया? अशोक, घर चलकर बात करते हैं। आकाश गुस्से में, ये ड्रामा देखने के लिए ही बुलाया था दादू ने, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पहले ही इतनी देर हो चुकी है। प्रकाश, मुझे भी लेट हो रहा है। सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। के केबिन में जाते हैं जहां महेश और अथक बात कर रहे थे। अजय अथक को एक जोरदार तमाचा मारते और उसकी कॉलर पकड़कर, तुमने पापा जी के साथ चीटिंग की, इस महेश के साथ मिलकर उनके प्रोजेक्ट छुड़ाए, एक तमाचा और मारकर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से मेहनत की और तुम? आंखों में आंसू भरते हुए, आई एम सॉरी पापा, लेकिन यही बिजनेस है। आपको कैसे पता चला? अथक ने कहा ऊंची आवाज में, ये बिजनेस है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह तो तुम्हारी नानू है, इसीलिए तुम्हें जेल नहीं भेज रहे थे, और कोई होता तो तुम अब तक जेल में होते। कल ही जाकर अपने नानू से माफी मांगो, समझ आया गया है तुम्हें? यह दूसरी भाषा में समझाऊं? फिर अथक पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है और महेश देखता रह जाता है। महेश को गुस्से में घूरते हुए, वहाँ बर्मा एम्पायर की नौकरी तो तुम खो ही चुके हो,
अब यहाँ से भी दफा हो जाओ, अगर मुझे यहाँ नजर आए तो कभी भी नजर नहीं आओगे। अशोक रात में गार्डन में झूले पर बैठे रिया के बारे में सोच रहे थे, तभी पीछे से दादू अशोक के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कहाँ खोए हुए हो? मेरे आने से पता ही नहीं चला तुम्हें। आपने कुछ बताया नहीं, कौन है, यहाँ कहाँ से आई है? हमें तो लग रहा था कि यह उसी गांव से है, लेकिन गांव में तो इतने हाईटेक लोग ही नहीं होते हैं। दादू, हाँ मैं बता तो रहा था तुम्हें, लेकिन तुमने सुना कहाँ था? अशोक, अब बताइए। दादू, ये जुनेजा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ है, कनाडा से है, राहुल जुनेजा की बेटी। अशोक, लेकिन इसने हमारी प्रथा को मानते हुए आकाश से ऐसे चुपके से शादी क्यों की? दादू, क्यों? बर्मा एम्पायर का नाम कोई छोटा नाम है क्या? तुम्हें कहीं इसलिए तो परेशान नहीं हो कि मैंने रिया को बर्मा एम्पायर की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया? अशोक, नहीं डैड, किसी न किसी को तो बर्मा एम्पायर संभालना ही है, ये संभाले या अधक, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया से जब गांव में मिले थे तो एक गांव की लड़की जैसी लग रही थी, जब घर आए तो शांत घरेलू टाइप की लड़की लग रही थी, और आज ऑफिस आई तो ऑफिस में तो आज उसने तहलका ही मचा दिया। एक नया ही रूप नजर आया उसका, समझ नहीं आ रहा है रिया क्या है। दादू बड़ी जोर से हंसते हैं, यह तो तुम रिया से ही पूछ लेना। क्या मैं कोई आकाश के लिए ऐसी वैसी लड़की चुनूंगा? अरे भाई, मुझे भी पता है अपना हेल्पर चाहिए, और रिया का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए मैंने आकाश और अपना बिजनेस संभालने के लिए रिया को चुना। देखा नहीं तुमने, पहले ही दिन धमाका कर दिया रिया ने। ये सब छोड़, मैंने सुना है कि शरद भंडारी के भाई पर रेप केस चल रहा है तुम्हारी कोर्ट में, और उसने तुम्हें धमकी दी है। अशोक, अब क्या हम ऐसे गुंडों के डर कर जजमेंट देना बंद कर देंगे? दादू, अपना ख्याल रखा करो अशोक, तुम्हारी चिंता रहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दो। अशोक, इसकी कोई जरूरत नहीं है डैड, मैं ठीक हूँ, चलो अब आप भी सो जाओ। मैं भी सो जाऊंगा, गुड नाइट। अगली सुबह रिया मंदिर से आती अशोक को नजर आती है। अशोक उसे अपने पास बुलाता है। रिया आते ही अशोक को नमस्ते अंकल जी कहती है। अशोक कहते हैं, अरे कल तो मैं पापा जी था और आज अंकल हो गया। नजर झुकाकर धीरे से रिया ने कहा, वह मिसेस वर्मा को पसंद नहीं है मुझे आपका पापा जी कहना। मुस्कुराते हुए अशोक बोले, मैंने तो मना नहीं किया तुम्हें पापा जी बोलने के लिए, बैठो मुझे तुमसे बात करनी है। अशोक जी के पास बैठती है। अशोक मायूसी से बोलते हैं, रिया बच्चे चंचल बुरी नहीं है, बस ये कारनामे से फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल रही है। उसका दिल बिल्कुल साफ है, आकाश को लेकर परेशान है, जिस वजह से तुम पर चिल्लाती रहती है। प्लीज तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। मेरा आकाश दिल का भी बिल्कुल सॉफ्ट है, पेशेंट के दुख में खुद दुखी हो जाता है। रिया में मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानती, कृपा कर आप परेशान मत होइए। अशोक, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम गांव में गांव की लड़की क्यों बनी हुई थी? गांव की भाषा क्यों बोल रही थी? और यहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज का यूज ज्यादा करती हो क्यों? और रोज मंदिर जाती हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम NRI हो? रिया हंसते हुए, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं के कपड़े पहन लेती हूँ और वहीं की भाषा बोलने की कोशिश करती हूँ, इसे देखकर लगता है आप लोगों को धोखा हो गया। और हिंदी लैंग्वेज बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे हिंदी लैंग्वेज पसंद है, इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती हूँ। आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है बता दीजिए, मैं उसी लैंग्वेज में बात कर लूँगी। मुझे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भी आती है। और जो लोग NRI होते हैं, क्या वो मंदिर नहीं जाते? मैं भोले बाबा की तुझसे भक्त हूँ। अशोक, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम सीधी सादी गांव वाली थी, जब घर आई तो कुछ अलग लगी, और आज ऑफिस में तो तुम्हारा अलग ही रूप देखने को मिला, कुछ समझ नहीं आया। वैसे पापा ने भी कुछ बताया नहीं था तुम्हारे बारे में। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने इतने हार्ट अटैक होते हैं, तुमने आकाश से ऐसे गांव में शादी कैसे कर ली? आपके ये स्टूपिड सी प्रथा ऐसे ही है। सॉरी, मुझे स्टूपिड नहीं बोलना चाहिए था। अशोक बड़ी जोर से हंसते हैं, नहीं, तुम स्टूपिड बोल सकती हो, स्टूपिड ही है ये प्रथा। रिया भी हंसते हुए बोली, जैसे
जैसे ये आपकी प्रथा है ना, वैसे ही मेरे डैड का भी मानना है कि बच्चों की शादी अगर अपने पूर्वजों की हवेली में करेंगे तो शादी कभी नहीं टूटती है। इसीलिए शादी उस गांव की हवेली में हुई, लेकिन इस बार उनका ये विश्वास टूट जाएगा। मेरे पापा भी आते हैं शादी में, लेकिन उनको लास्ट टाइम पर हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए नहीं आ पाए। और किसी रिलेटिव को तो बुला नहीं सकते थे आपकी प्रथा के अनुसार, क्योंकि सब लोगों को तो शादी के बारे में छुपाना है ना। मेरी तो मॉम और ब्रो को भी पता मेरी शादी के बारे में। अशोक, अब ठीक है तुम्हारे पापा? रिया, हाँ जी अब ठीक है। अशोक, आजकल के बच्चे तो लव मैरिज करते हैं, तो तुमने आकाश के बिना जाने शादी कैसे कर ली? रिया, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था इसीलिए। अशोक, तुमने माना क्यों नहीं किया? रिया, एक बात बताइए कि अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा? अशोक, ऑफकोर्स अच्छा सोचता हूँ। रिया, ऐसे ही सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, तो मेरे पापा कैसे बुरा सोच सकते हैं मेरे बारे में? उन्होंने मुझसे बचपन से ही प्रॉमिस लिया था कि मैं उनकी पसंद से शादी करूंगी, इसीलिए। अब आकाश पापा को क्यों पसंद है ये तो आप उनसे ही पूछिए। अशोक, मतलब मेरा सवाल अभी भी अधूरा ही रह गया। जाओ तुम अब नाश्ता कर लो, अभी अभी मंदिर से आई हो। जी, रिया कहकर अंदर जा रही होती है तो अशोक कहते हैं कि रिया, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो याद रखना मैं हूँ। रिया मुस्कुराते हुए ओके। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। रिया घर से ही ऑफिस का सारा काम कर लिया करती थी। एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट अब वर्मा एम्पायर को ही मिलते थे। दादू वर्मा एम्पायर के सक्सेस पर पार्टी दिया करते थे, लेकिन रिया कोई ऑफिशियल पार्टी अटेंड नहीं करती थी, क्योंकि वो खुद को बहुत प्राइवेट रखती थी। आज तक कोई नहीं जान पाया था आरजे कौन है। आकाश और रिया एक दूसरे के नजरों के सामने रहते थे, लेकिन अभी बात नहीं करते थे, बल्कि आकाश रिया को देखकर चिढ़ जाया करता था, इसलिए रिया आकाश के सामने कम जाया करती थी। एक बार आकाश बहुत रात को घर आया था। सारे दिन हॉस्पिटल के ओटी में रहने की वजह से आकाश को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन वह कभी किचन में गया ही नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं था खाना कहाँ रखा है। उसने एक बार सोहम के ऊपर की अलमारी में से मैगी निकालते देखा था, तो उसने सोचा मैगी बनाकर ही खा लेता हूँ, और यही सोचकर उसने अलमारी को खोलता है, लेकिन उस अलमारी में आटे का ड्रम रखा था, जो अलमारी खोलने से ही आकाश पर गिर जाता है। आकाश पर आटा इस तरह से गिरता है कि आकाश पहचान में भी नहीं आ रहा था। इतनी रात को किचन में से आई आवाज को रिया चौंक जाती है और बाहर निकलकर देखती है तो आकाश को देखकर जोर से चीखती है, चोर 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 चोर। सभी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और अशोक सिक्योरिटी अलार्म बजा देते हैं, जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और आकाश को पकड़ लेते हैं। आकाश चिल्लाता है, अरे मैं हूँ मैं आकाश। प्रकाश, तो भैया की आवाज में बोल रहा है। आकाश, अरे बेवकूफ मैं ही हूँ। रिया हैरानी से आकाश और बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। रिया को पहली बार ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख अशोक और दादू को सुकून मिलता है, और आकाश को देखकर सभी बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। प्रकाश हंसते हुए, आप अकेले अकेले किचन में होली क्यों खेल रहे हैं? आकाश गुस्से में, शट अप, ज्यादा हंसी आ रही है, मुंह बंद कर नहीं तो सारे दांत तोड़ दूंगा। भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना ढूंढ रहा था मैं। सोहम, मैं ऊपर की अलमारी में खाना ढूंढ रहे थे। छोटे मालिक गुस्से में, खाना फ्रिज में रखते अलमारी में नहीं, हमारा काम बढ़ा दिया, हमको फोन करके बुला लेते, हम दे जाते आपको खाना। चंचल, आकाश तुम जाकर हाथ धो लो, मैं खाना लेकर तुम्हारे रूम में आती हूँ। रिया, अशोक, दादू, प्रकाश और सुभाषी अभी भी हंसे जा रहे थे। आकाश चिढ़ते हुए, मम्मा इन लोगों को चुप करा लो। आकाश के कहने पर सब चुप हो जाते हैं। आकाश जाने लगता है, लेकिन फिर सब लोग जोर से हंसने लग जाते हैं। चंचल भी मुंह दबाकर हंसी रही थी। सुभाषी, सॉरी भैया, क्या करें, हंसी रुक नहीं रही है, आप बिल्कुल जोकर कार्टून लग रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सब डाइनिंग टेबल पर ही होते हैं, तभी वहाँ आकाश आता है तो रिया आकाश को देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। आकाश झेपते हुए गुस्से में, मम्मा इसे चुप करा लो। आकाश को बोलते ही बाकी सब भी जोर से हंसने लगते हैं। आकाश, मुझे नाश्ता करना ही नहीं है,
यह कहकर हॉस्पिटल निकल जाता है। चंचल पीछे से रोकती रह जाती है लेकिन वह नहीं रुकता। चंचल गुस्से में, मेरा बच्चा बिना खाए चला गया और तुम लोगों को हंसी सूझ रही है। प्रकाश, सॉरी मम्मा, मुझे भी जाना है, मेरा केस है, देर हो रही है। प्रकाश का ऑफिस। प्रकाश अपने ऑफिस में मोबाइल में खोए हुए चल रहा था, तभी एक लड़की से टकराता है और उस लड़की की सारी फाइल्स नीचे गिर जाती है। लड़की गुस्से में, हे यू, ये बटन रूपी आंखों का भी प्रयोग कर लिया करो कभी। हर समय इस मोबाइल के बाबू सोना जादू टोना में लगे रहते हो। प्रकाश उस लड़की को घूर कर देखता है। लड़की, घूर कर क्या देख रहे हो अपनी खरगोश जैसी आंखों से? ये फाइल तुमने नीचे गिराई है तो तुम ही उठाओ। और हाँ, एक भी पेपर इधर से उधर हुआ तो तुम भी इधर से उधर हो जाओगे, यानी गायब। प्रकाश, पागल खाने से भाग कर आई हो? लड़की, फाइल्स उठाकर दे रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुला लूं? प्रकाश अभी अपने स्टाफ को देखता है और कभी उस लड़की को। थोड़ी देर में उस लड़की को घूरते हुए प्रकाश फाइल्स उठाकर देता है और अपने केबिन में चला जाता है। वह लड़की रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछती है, मैम, ये एडवोकेट प्रकाश वर्मा का केबिन कहाँ है? मुझे ये फाइल्स उन्हें देनी है। मैं मिस्टर सिंह की बेटी राशि हूँ। आज पापा की तबीयत खराब है तो पापा ने कहा कि ये फाइल्स मैं प्रकाश सर को दे दूं। रिसेप्शनिस्ट, सीधा जाकर राइट में। राशि जाने लगती है, तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है, वैसे जिससे आपने अभी फाइल उठवाई वही एडवोकेट प्रकाश वर्मा है। राशि चिल्लाकर, क्या? रिसेप्शनिस्ट, यस। राशि, मतलब मैं आज मर गई, हे भगवान बचा लो। राशि धीरे धीरे प्रकाश के केबिन में जाती है और पूछती है, मैं आई कम इन सर? प्रकाश उसे घूरते हुए अंदर आने को कहता है और रिमोट से अपने केबिन की ट्रांसपेरेंट दीवार पर पर्दे डाल देता है और चेयर पर से उठकर कहता है, तुम मुझे मेरे स्टाफ के सामने मुझसे काम करवाओगी? और राशि के कमरे में हाथ डालकर अपने करीब खींच लेता है प्रकाश मुस्कुराकर, बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, कोई नौकर नहीं, समझी? राशि भी हंसते हुए, जी बॉयफ्रेंड नहीं हो, होने वाले पति हो, समझे? प्रकाश, ओ हेलो मैडम, शादी वादी नहीं कर रहा हूँ तुमसे, तुम तो बस मेरे टाइम पास हो। लोग क्या कहेंगे? द ग्रेट एडवोकेट प्रकाश वर्मा ने अपने एक एम्प्लॉय की बेटी से शादी कर ली। राशि प्रकाश का गला दबाते हुए, क्या कहा तुमने? प्रकाश, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, गला तो छोड़ो मेरा। गला छोड़कर गाल थपथपाते हुए, कायदे में रहो बाबू, फायदे में रहोगे। प्रकाश राशि को अपने और करीब खींचते हुए, हाय, कैसा फायदा? जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम दिल में उतर गई थी। राशि चिढ़ते हुए, छोड़िए प्रकाश, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब मेरे पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। बोलो, कब बात कर रहे हो मेरे पापा से हमारी शादी के बारे में? प्रकाश राशि को छोड़ देता है और गंभीर स्वर में बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हारे पापा का बॉस हूँ, लेकिन फिर भी उनसे यह बात करने के लिए डर लगता है। मेरे घर वाले तो राजी हो जाएंगे, बस तुम्हारे पापा का टेंशन है। हमारे घर की एक प्रथा है, मैं फॉलो तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। राशि, कैसी प्रथा? प्रकाश अपने घर की इस प्रथा के बारे में सारी बात राशि को बताता है और प्रकाश भैया के साथ क्या क्या हुआ ये भी बताता है। राशि, ओ गॉड, पापा तो ये 2 साल शादी छुपाने वाली बात कभी नहीं मानेंगे। प्रकाश, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर सिंह मेरी यह बात नहीं मानेंगे, क्या करूँ? राशि, प्रकाश, मुझे नहीं पता, कैसे भी यह बात करो पापा जी से। मेरे चाचा रोज रोज घर आ जाते हैं और किसी राम इंस्पेक्टर का रिश्ता लेकर। प्रकाश, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। वैसे तुम पहली बार मेरे ऑफिस में आई हो और आते ही मेरे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। राशि, आप पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यह फाइल तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रकाश शरारत से, तुमने बाहर मेरे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट की है तो इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। राशि प्रकाश को हल्का धक्का देकर उसके केबिन से बाहर निकल जाती है और प्रकाश हंसते हुए अपने काम में लग जाता है। अशोक वाटिका। सब लोग रात में डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ रिया आती है। रिया ने लाइट ब्लू लॉन्ग लेंथ अनारकली सूट विथ दुपट्टा पहना हुआ था, बाल खुले छोड़ रखे थे, कानों में छोटे इयररिंग, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। रिया दादू से आकर पूछती है, मिसेस अनीता राठौर के यहाँ आज जागरण है, क्या मैं जाऊं?
सुबह आ जाऊंगी, उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया है, रोज मंदिर में मिलती है, नहीं जाऊंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चंचल गुस्से में, नहीं तुम नहीं जाओगी, हमारी राठौर के साथ नहीं बनती। रिया, लेकिन दादू मेरी तो मिसेस अनीता से कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बुलाया है, अगर नहीं जाऊंगी तो ये बुरा मान जाएगी। चंचल गुस्से में, एक बार समझ में नहीं आता, मना किया है ना, हमारी पार्टीज में जाने में तो तुम्हें प्रॉब्लम है और यहाँ वहाँ जाना नहीं। दादू 1 मिनट रुको। चंचल रिया की तरफ देखकर, तुम जाओ। रिया चली जाती है और चंचल चिढ़ जाती है। अशोक, लेकिन इतनी रात को अकेली? दादू, पास में ही है राठौर का घर और जागरण में ही तो जा रही है, वैसे तो कहीं आती जाती नहीं है, जागरण में ही जाएगी तो मन बदल जाएगा। रात के 2 बजे घर में शरद भंडारी, एक गुंडा जिसके भाई का रेप केस अशोक जी के कोर्ट में चल रहा था, अपने 4 आदमियों के साथ सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर घुसता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बड़ी होशियारी के साथ बेहोश करता है। शरद भंडारी आकाश प्रकाश, अशोक और दादू को थोड़ी देर के लिए बेहोश करके 4 कुर्सियों पर बहुत मजबूती से बांधता है और उनके चेहरों पर पानी मारता है ताकि उन्हें होश आ जाए। उन चारों को धीरे धीरे होश आ रहा है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सामने शरद भंडारी के पापा और अपने आप को कुर्सियों से बांधा पाया। चारों अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। अशोक चिल्लाते हुए, सेक्रेटरी सेक्रेटरी। शरद बेशर्मी से हंसते हुए, कोई नहीं आएगा, सबको मैंने बेहोश कर दिया है, कहा था ना मैंने कि छोड़ दो मेरे भाई को, लेकिन तुमने नहीं माना, अब सजा भुगतो। दादू, क्या चाहते हो तुम हमें, ऐसे क्यों बांधा हुआ है? शरद, चुप्पे बूढ़े। अशोक की तरफ उंगली दिखाते हुए, आज मैं तुम्हें रेप का लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। यह सुनते ही सबके चेहरे पर रंग उड़ जाता है और सब सुभाषी और चंचल के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कहाँ है। आकाश, देखो प्लीज हमें छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे, प्लीज हमें छोड़ो। प्रकाश अपने हाथों को खींचते हुए, एक बार मेरे हाथ खुल जाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शरद बेशर्मी से हंसते हुए, जब तुम्हारे हाथ खुलेगा तब ना, ये लाओ उसकी बेटी और बीबी को। आकाश चिल्लाती हुई, यू बास्टर्ड, हाथ मत लगाना मेरी बहन को, नहीं तो जान से मार दूंगा। दादू, प्लीज कुछ गलत मत करो, मैं अशोक को कह दूंगा, वो तुम्हारे भाई को छोड़ देगा। रिक्वेस्ट करते हुए, इतनी देर में 4 आदमी सुभाषी और चंचल को खींचते हुए ले आते हैं। सुभाषी और चंचल चिल्ला रही थी, पापा प्लीज बचाइए, भैया प्लीज बचाइए, दादू प्लीज बचाइए। आकाश प्रकाश, अशोक और दादू चारों बेबसी से अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाते रहते हैं। शरद बेशर्मी से हंसते हुए, अब देखो रेप लाइव टेलीकास्ट। 2 आदमियों ने चंचल को पकड़ा हुआ था, एक आदमी के हाथ में गन थी और एक आदमी के हाथ में कैमरा, और शरद सुभाषी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी रिया शरद के बाल खींचकर उसे पीछे धक्का देती है और सुभाषी को अपने दुपट्टे से ढक लेती है। शरद, अरे ये बुलबुल कहाँ से आ गई? जिसके हाथ में कैमरा था, और आदमी ने कहा, पता नहीं सरकार, कहाँ से आई है ये चिड़िया, हमने तो घर में जितने भी लोग थे सबको ठिकाने लगाया है, सरकार इस बुलबुल को तो हमको दे दियो, बहुत मजा आएगा। रिया ने पूरे घर में एक सरसरी नजर डाली। एक तरफ 2 आदमियों ने चंचल को पकड़ा हुआ था, एक आदमी के हाथ में गन थी और एक आदमी के हाथ में कैमरा था, और घर में चारों जेंट्स कुर्सियों पर रस्सी में बंधे हुए थे। दादू चिल्लाए, रिया सुभाषी भागो। शरद बेशर्मी से, जब हम भागने देंगे तभी तो भागेंगी, और तुम्हें रेप लाइव टेलीकास्ट नहीं देखना क्या? रिया ने सुभाषी को अपने पीछे कर लिया। रिया ने अपनी चूड़ी उतारी, इयररिंग्स उतारे, बालों को समेटकर बन बनाए और अपना अनारकली सूट का घेरा जो डिटेचेबल था उसे अपने सूट के टॉप से डोरी खोलकर अलग किया। शरद, अरे ये तो अपने कपड़े खुद उतार रही है, हमें कुछ जरूरत ही नहीं। शरद की बात खत्म होने से पहले ही रिया उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारी और दूसरे आदमी के हाथ से झपटा मारा। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर पड़े। रिया, क्या लगा तुम्हें मैं अबला नारी हूँ? अबे गली के कुत्ते, मैं अबला नहीं बला हूँ। मैं जूडो कराटे का ब्लैक बेल्ट हूँ
आज तुम सबको 4-4 टुकड़े करने वाली हूँ। आज मैं तुम सबको 4-4 टुकड़े करने वाली हूँ। फिर रिया ने एक आदमी का हाथ पकड़कर उस पर लात से वार किया, जिससे उसका हाथ टूट गया और उसकी टांग कुर्सी पर रखकर अपने पैर से तोड़ दी। शरद को बालों को उठाकर पिलर से उसका सर दे मारा। तीसरा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो आया तो रिया ने उसे पैर से गिराकर उसकी रीढ़ की हड्डी की पर वार किया और उसकी गर्दन तोड़ दी, हाथ मोड़ दिया और उसने गन लेकर उसके सर पर वार किया। चौथा आदमी उसने चंचल को पकड़ा हुआ था, वह डर गया और उसके हाथ से चाकू था। वह चंचल को गर्दन पर रखकर बोला, रुक जा वही, नहीं तो मैं मार दूंगा। रिया, तेरे मारने से पहले मैं तुझे मार दूंगी। रिया ने एक फ्लावर वास हवा में उछाला और गन से उस पर फायर किया। फ्लावर वास चूचूर हो गया। रिया बोली, देखा मेरा निशाना, छोड़ दे मिसेस वर्मा को, नहीं तो गोली तेरी सीधी खोपड़ी में लगेगी। चौथी आदमी ने चाकू रखकर हाथ जोड़ दिए, कहा, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। यह मुझे पैसों के लालच देकर यहाँ लाए थे। मेरी माँ अस्पताल में है, मुझे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए मुझे छोड़ दो प्लीज। आकाश, प्रकाश, अशोक और दादू रिया की आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से देख रहे थे। रिया उसे चौथे आदमी को दया करते हुए छोड़ देती है और पीछे मुड़ती है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है वैसे वो आदमी हाथ में ठंडा लेकर रिया के सर पर वार कर देता है। सब एकदम से चिल्लाते हैं, रिया। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आर2 मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। रिया के सर पे चोट लगती है, वो फिर भी और रिया के सर पे चोट लगती है लेकिन वो फिर भी और चौथे आदमी के हाथ से डंडा छीनकर उसी के सर पर वार करती है। हाथ मोड़कर कंधा तोड़ देती है, घुटने पर अपना पैर रखकर तोड़ देती है। अब चारों आदमी थरथराई हो जाते हैं। रिया के सर पर चोट लगने की वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके सर में से बहुत सारा खून निकल जाता है। दादू चिल्लाते हैं, अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ, कितना खून निकल रहा है। सुभाषु और चंचल सदमे में थी। अशोक चंचल को आवाज लगाकर खुद को खोलने को कहते, लेकिन चंचल नहीं सुनती। जब चारों मिलकर आवाज लगाते हैं तो चंचल होश में आती है और चाकू से उन चारों को रस्सियां काटती है। आकाश, प्रकाश सुभाषी के पास जाकर बोलते हैं, तुम ठीक हो ना? और अशोक और दादू रिया के पास जाते हैं और उसे देखते हैं। अशोक कहते हैं, आकाश रिया का बैंडेज कर, उसका बहुत खून निकल गया है। प्रकाश क्राइम ब्रांच को फोन लगाता है और आकाश रिया को बैंडेज करता है और अशोक बाकी सिक्योरिटी गार्ड को देखने जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। दादू माथे पर अपना हाथ रखकर बैठे हैं।